प्रिय विद्यार्थियों, जीडी राजकीय महिला महाविद्यालय में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कार्डियक साइकिल क्या होती है और हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। आज हम पढ़ेंगे कि हृदय गति का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। विद्यार्थियों, मैंने आज ही इस पर एक लेक्चर अपलोड किया था, लेकिन बाद में मैंने जब YouTube पर देखा तो उस पर चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं उसी बात को दोबारा आपको समझा करके अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है इस बार बेहतर चित्र दिखाई दे जाए, सफलता आपको मिल जाए समझने में। बच्चों, ये चित्र सामने मैंने ड्रॉ किया है, इसे आप देखें। सबसे ऊपर की ओर मेडुला बनाया गया है और मेडुला के नीचे आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है मेडुला से। ये चित्र आप देखें, मेडुला और मेडुला के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ब्रेन का सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है और जीवन के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, श्वसन और हृदय गति, ये यहीं से द्वारा नियंत्रित होते हैं। मेडुला में हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए दो केंद्र हैं, कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर और कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर दिखाई देगा और उसी के ठीक नीचे कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर है। अब दूसरी रचना देखें, ये हृदय का चित्र बनाया हुआ है। इसमें राइट आर्किल, लेफ़्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये रचनाएं बनाई गई हैं। राइट आर्किल में आप देखेंगे तो SA नोड और AV नोड बना हुआ है और इसी राइट आर्किल से वेना केवा या मुख्य शिरा इसी में खुलती हुई दिखाई दे रही है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से आप देखेंगे तो मुख्य एओर्टा, मुख्य धमनी निकली हुई दिखाई दे रही है और ये धमनी सिस्टमिक एओर्टा कहलाती है। इसी से ऊपर की तरफ निकलता हुआ कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड एओर्टा दिखाई दे रहा है और कैरोटिड एओर्टा में ऊपर देखेंगे तो एक कैरोटिड साइनस बना हुआ है। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब हृदय गति के नियंत्रण की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हृदय की मांसपेशियों में स्वयं अपना नियंत्रण करने की क्षमता होती है, स्वयं हृदय गति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उनको पल्सेट करने के लिए अर्थात हार्ट बीट करने के लिए किसी प्रकार के प्रेरण की आवश्यकता नहीं होती, ये शक्ति उनमें अंतर्निहित होती है। लेकिन हृदय गति को तेज़ या मंद करना, स्लो या फास्ट करना, ये विभिन्न कारणों पर निर्भर करता है। अगर सामान्य से तेज़ हृदय गति होने लगे तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, टैकीकार्डिया। और हृदय की गति सामान्य से कम हो जाए तो उसको ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर नियंत्रित करते हैं हृदय गति को, ये हम देखेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है ब्रेन या न्यूरल फैक्टर या तंत्रिकीय कारक। तो सबसे पहले तंत्रिकीय कारक को देखते हैं। यहाँ मैंने कुछ तंत्रिकाएं बनाई हुई हैं। मैंने 1 2 3 4 उनको नंबर दे दिया है और नीचे उन तंत्रिकाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो देखेंगे तो पहले नंबर 1 ये देखें, कैरोटिड साइनस से निकल करके और ये मेडुला के कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर में पहुंच रही है। इसमें इम्पल्स की दिशा अर्थात आवेग की दिशा कैरोटिड साइनस से मेडुला की तरफ है। इसको कैरोटिड साइनस नर्व कहते हैं। ये यहाँ नाम लिखा हुआ कैरोटिड साइनस नर्व। नंबर 2 पर देखेंगे तो ये मेन एओर्टा से और कार्डियो इन्हिबिटरी सेंटर को जोड़ रहा है, दूसरी तंत्रिका। ये कार्डियो एओर्टिक नर्व है। इसमें भी
इम्पल्स मुख्य धमनी से कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर की तरफ जाता है। ये दिशा है इम्पल्स की। तीसरी तंत्रिका अफरेंट वेगस कहलाती है और ये हृदय के SA नोड और AV नोड को कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से जोड़ रही है। ये तीनों तंत्रिकाएं आफरेंट तंत्रिकाएं कहलाती हैं। आफरेंट तंत्रिकाएं वो होती हैं जो अंगों से संवेदना को मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं। तो ये तीनों ही, पहली कैरोटिड साइनस से, जो दूसरी मैंने आपको दिखाई थी ये सिस्टमिक एओर्टा से, और तीसरी राइट आर्किल के SA और AV दोनों नोड से, यहाँ से संवेदनाओं को ये कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर में पहुँचा रही हैं। यहाँ पर जो नंबर 4 बनाया हुआ है ये इफरेंट वेगस नर्व कहलाती है। इफरेंट वेगस दाहिने आर्किल को कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर से जोड़ रही है, लेकिन इसमें इम्पल्स की दिशा आप देखेंगे तो ये मेडुला से हृदय की तरफ है। इसके पहले जो 3 आपको बताई थी वो अफरेंट थी, वहाँ अंग से मेडुला की तरफ दिशा थी, और ये इफरेंट है, यहाँ दिशा मेडुला से अंग की ओर जा रही है। इन तंत्रिकाओं चारों के बारे में एक बात ध्यान रखें कि ये चारों ही पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं कहलाती हैं। पैरासिम्पैथेटिक वो तंत्रिकाएं होती हैं जिनमें एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर प्रयोग में लिया जाता है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए। तो इसीलिए इनको कोलिनर्जिक नर्व्स भी कहते हैं। इनका कार्य भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कैरोटिड साइनस में जब रक्त का दबाव अधिक बढ़ जाता है, अर्थात वहाँ रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, इसका अर्थ ये होता है कि हृदय तेज गति से बीट कर रहा है। ऐसी स्थिति में कैरोटिड साइनस नर्व इस संवेदना को मेडुला में पहुंचाती है, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर पर। इसी प्रकार से अगर सिस्टमिक एओर्टा में रक्त का दबाव बढ़ता है, इसका अर्थ भी यही है कि हृदय तेज गति से बीट कर रहा है, और ये संवेदना कार्डियो एओर्टिक नर्व के द्वारा, जो यहाँ नंबर 2 पर बनाई गई है, एओर्टा से कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर अर्थात मेडुला में पहुँचाई जाती है। तीसरी जो अफरेंट वेगस है, ये अगर SA नोड से इम्पल्स ज़्यादा तेज़ी से जनरेट हो रहा है या AV नोड से तेज़ी से जनरेट हो रहा है इम्पल्स, तो उस सूचना को ये कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर तक पहुंचाते हैं। इनमें से जो पहली है कैरोटिड साइनस नर्व, ये ग्लासोफेरिंजियल के साथ मिल करके मेडुला में पहुंचती है। ग्लासोफेरिंजियल वो नर्व है जो हमारे जबड़े तक आती है, तो ये उसी की एक शाखा है। और आगे की जो नंबर 2 पर कार्डियो एओर्टिक है, नंबर 3 अफरेंट वेगस, और नंबर 4 पर जो बनाई गई है इफरेंट वेगस, ये तीनों ही वेगस नर्व के साथ वेगस के रूप में मेडुला में पहुंचती हैं। तो जैसा मैंने बताया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कैरोटिड साइनस नर्व, कार्डियो एओर्टिक नर्व और अफरेंट वेगस, ये संवेदनाओं को 3 विभिन्न भागों से, कैरोटिड साइनस से, सिस्टमिक एओर्टा से और राइट आर्किल से, ये मेडुला में पहुंचाती हैं। यहाँ पर जो कैरोटिड साइनस है और जो सिस्टमिक एओर्टा है, इनमें बैरो रिसेप्टर नाम की कोशिकाएं होती हैं। बैरो रिसेप्टर उन कोशिकाओं को कहते हैं जो दबाव का आकलन करती हैं, प्रेशर का आकलन करती हैं। अधिक रक्त हो जाना अर्थात इनकी दीवारों पर प्रेशर बढ़ जाना, और उसी बढ़े हुए प्रेशर की सूचना ये तंत्रिकाएं नंबर 1 और 2 ये मेडुला तक पहुंचाती हैं, बैरो रिसेप्टर सेल्स की द्वारा दी गई सूचना। तो जब भी इन तीनों तंत्रिकाओं द्वारा या तीनों में से किसी के द्वारा मेडुला में ये सूचना पहुंचती है कि SA नोड और AV नोड तेज़ काम कर रहे हैं, ये सूचना अफरेंट वेगस के द्वारा पहुंचेगी, या कैरोटिड साइनस में या सिस्टमिक एओर्टा में रक्त का दबाव बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर सक्रिय हो जाएगा
और वो इफरेंट वेगस जो यहाँ नंबर 4 के द्वारा दिखाई गई है, इफरेंट वेगस के द्वारा वो तुरंत SA नोड और AV नोड को अपनी गति कम करने के लिए संदेश भेज देगा और वहाँ से हार्ट बीट कम कर दी जाएगी। तो इस तरह से ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है जहाँ कोलिनर्जिक नर्व्स काम कर रही हैं, एस्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो इफरेंट वेगस है, इसके द्वारा जो सूचनाएं निरंतर भेजी जाती रहती हैं ऐसे नोड को कि तेज़ मत चलो, तेज़ मत चलो, ये सूचना भेजी जाती है, इसको वेगल टोन कहते हैं। अगर इफरेंट वेगस को काट दिया जाए तो वेगल टोन समाप्त हो जाता है। वेगल टोन समाप्त हो जाने का अर्थ है कि हृदय का स्पंदन जो सामान्यतः 70-75 प्रति मिनट होता है, वो बढ़ करके 140 से 150 प्रति मिनट तक पहुंच जाता है, क्योंकि जो इन्हिबिशन का, जो बंद करने का या कम करने का जो संकेत है वो पहुंचना बंद हो जाता है और वहाँ बहुत तेज़ी से संकुचन हृदय का होने लगता है। हम यहाँ सिंपैथेटिक सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। इस तरफ आप देखेंगे दूसरी तरफ तो 5 और 6 और 7 नंबर दिए गए हैं। ये सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं हैं, इनको सर्वाइकल सिंपैथेटिक नर्व्स कहते हैं। ये मेडुला से निकलती हैं, मेडुला के कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर से निकलती हैं। कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर से तंत्रिकाएं निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हुए नीचे आती हैं और वहाँ से ये हृदय में पहुँचती हैं तीनों। इसमें से एक तंत्रिका पेन रिसीवर, पेन का एहसास, दर्द का एहसास करने का काम करती हैं और ये हृदय की मांसपेशियों में अगर पेन हो रहा है तो उस पेन को, यहाँ दिशा एरो मार्क से दिखाई गई है, आप देख सकते हैं, तो ये पेन को स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले जाती हैं, जहाँ से ये मेडुला में होते हुए मस्तिष्क में ये सूचना पहुँचाई जाती है कि देयर इज ए पेन इन द हार्ट मसल्स, हृदय की मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। ये एंटीरियर सर्वाइकल कहलाती है। उसके नीचे जो दूसरी और उसके नीचे तीसरी, इनको 5, 6 और 7 नंबर मैंने दिया है। तो जो 6 और 7 हैं इनकी दिशा आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड से और हृदय की तरफ है। ये निरंतर हृदय गति को तेज करने की संवेदनाएं भेजती रहती हैं, हृदय गति को तेज कराने का कार्य करती हैं। ये सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं इसलिए कहलाती हैं, इनको एड्रीनर्जिक भी कहते हैं। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन के रूप में होता है। तो एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन से साइनेप्स का संप्रेषण करने वाली इन तंत्रिकाओं को एड्रीनर्जिक नर्व्स या सिंपैथेटिक नर्व्स कहते हैं और ये हृदय गति को तेज करने का काम करती हैं। जबकि ऊपर कोलिनर्जिक नर्व्स बताई थी, ये कोलिनर्जिक नर्व्स हृदय गति को मंद करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हृदय गति को इन दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं के द्वारा एक नियंत्रित, एक निश्चित स्तर पर बनाए रखा जाता है, न उसको अधिक तेज होने दिया जाता है, न अधिक मंद होने दिया जाता है। क्योंकि सिंपैथेटिक तंत्रिकाएं लगातार हृदय गति को तेज कराने का काम करती हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, आप देखेंगे 5, 6 और 7, और ये हृदय में पहुंच करके हृदय की मांसपेशियों में जा करके नेटवर्क या धागेनुमा रचनाएं बना लेती हैं। ये निरंतर हृदय गति को तेज करती रहती हैं, इसलिए कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो मेडुला में है वो निरंतर कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर को सूचनाएं भेजता रहता है, इम्पल्स भेजता रहता है कि कार्डियो एक्सीलरेशन सेंटर अपनी गति को कम रखे, अधिक ना बढ़ने दे। तो ये तंत्रिकीय नियंत्रण हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात बैरो रिसेप्टर्स की है, आप ध्यान रखेंगे। कैरोटिड साइनस और सिस्टमिक एओर्टा में बैरो रिसेप्टर या दबाव को मापन की कोशिकाएं हैं। तो ये तंत्रिकीय नियंत्रण की बात हुई। इस तरह से मस्तिष्क मेडुला के द्वारा हृदय गति को नियंत्रित करता रहता है। हृदय गति को
नियंत्रित करने में दूसरा पहलू जो आता है वो ये है कि जब इंस्पायरेशन अर्थात श्वसन क्रिया के दौरान सांस अंदर खींची जाती है, उस समय एल्वियोलाई की दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है। एल्वियोलाई से वो सूचना, वो इन्फॉर्मेशन इंस्पायरेशन सेंटर तक पहुंचती है। वो इंस्पायरेशन भी मेडुला में कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर के पास ही स्थित है। उसकी सूचना के द्वारा, उसके इम्पल्स के द्वारा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर भी प्रभावित होता है और परिणाम स्वरूप वेगल टोन कम हो जाती है और वेगल टोन कम होने से हृदय गति बढ़ जाती है। तो इस तरह से इंस्पायरेशन की अवस्था में हृदय गति बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर एक और देखते हैं। एक नियम है जिसको मैरीज लॉ ऑफ हार्ट कहते हैं, मैरी का नियम। ये नियम ये कहता है कि अगर ब्लड प्रेशर अधिक है तो हृदय गति कम हो जाएगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी। ये सामान्य अवस्था में जो मैंने बैरो रिसेप्टर की कॉन्सेप्ट बताई थी उसी के अनुकूल है, लेकिन इस नियम के अपवाद भी हैं। अगर मस्कुलर एक्सरसाइज की जा रही है या तनाव, एंजाइटी है, तो ऐसी परिस्थितियों में ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा और हृदय गति भी बढ़ी रहेगी। ये दोनों परिस्थितियां अपवाद हैं मैरी के नियम की। इसी तरह से एक स्टार्लिंग का नियम है हृदय का। स्टार्लिंग ने 1914 में ये नियम दिया था। उनका नियम ये है कि हृदय गति का स्पंदन मात्र इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, ये मैकेनिकल एक्टिविटी भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी पंपिंग के बाद जो डायस्टोल अवस्था आ जाती है, सिस्टोल पंपिंग की अवस्था है, और पंपिंग के बाद डायस्टोल अवस्था आती है जो रिलैक्स हृदय की अवस्था है। अगर रिलैक्स अवस्था में भी वेंट्रिकल में रक्त उपस्थित रह गया, अर्थात पंपिंग के समय पूरा रक्त बाहर नहीं भेजा जा सका, तो ऐसी स्थिति में अगला जो स्पंदन होगा, अगली बीट जो होगी वो अधिक फोर्सफुल होगी ताकि बचे हुए रक्त को भी बाहर निकाला जा सके, धमनी में भेजा जा सके। इसको कंपेंसेशन ऑफ हार्ट कहते हैं। अर्थात पहले पंपिंग में जो कमी रह गई है वो दूसरे पंप में या अगले पंप में उस कमी को पूरा कर दिया जाए। तो ये स्टार्लिंग का नियम है कि अगला स्पंदन पिछले स्पंदन में जो बचा हुआ रक्त है उसको भी भेजने के लिए अधिक गति से या अधिक फोर्स से, गति से नहीं, अधिक फोर्स से पंप कर सकता है। तो ये मैरीज लॉ और स्टार्लिंग्स लॉ हो गए। इसमें हार्मोनल फैक्टर्स भी काम आते हैं और इमोशनल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं हृदय गति को। हार्मोनल फैक्टर्स ये हैं कि एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये दोनों हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर जो सिंपैथेटिक तंत्रिकाएँ हैं वो एड्रीनर्जिक हैं और सिंपैथेटिक तंत्रिकाएँ हृदय गति को बढ़ाती हैं। तो अगर एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन की मात्रा अधिक है, अर्थात एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन की मात्रा अधिक है, तो हृदय गति तेज हो जाएगी। इमोशनल स्थितियाँ जैसे फियर या तनाव या इस तरह की और कोई परिस्थितियाँ जो हाइपोथैलेमस द्वारा प्राप्त की जाती हैं, उन परिस्थितियों में भी हृदय गति प्रभावित हो सकती है, तेज हो सकती है। एक कारण इसमें और है, वो है आयनिक फैक्टर्स। अगर सोडियम आयन, कैल्शियम आयन या पोटेशियम आयन, इनकी मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए या सामान्य से कम हो जाए तो ये भी हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं। सिस्टोल में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाए तो हृदय गति बंद भी हो सकती है। डायास्टोल में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाए तो वो भी हृदय गति को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने विभिन्न उन कारकों का जिक्र किया जो
हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। आशा है ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम को फिर से एक बार देख लें। मेडुला में उपस्थित कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियो एक्सिलरेशन सेंटर। कार्डियो एक्सिलरेशन सेंटर की तंत्रिकाएं स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई हार्ट में पहुंचती हैं, जबकि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर की तंत्रिकाएं ग्लासोफेरेंजियल और वेगस के द्वारा हृदय में पहुंचती हैं। ग्लासोफेरेंजियल से निकलने वाली कैरोटिड साइनस नर्व कैरोटिड साइनस में पहुंचती है। कार्डियो एओर्टिक नर्व सिस्टमिक एओर्टा में पहुंचती है और अफरेंट वेगस आरिकल्स में पहुंचती है। इफरेंट वेगस भी आरिकल्स में पहुंचती है। तो विद्यार्थियों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मुझे अपनी समस्या या क्वेरी भेजेंगे। धन्यवाद।